नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जल। जल क्या मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं, पानी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा फुल स्टडी करेंगे जल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन, जिसमें मैं आपको बता दिया कि हाइड्रोजन क्या है, उसके गुण क्या है, हाइड्रोजन की भौतिक रासायनिक गुण क्या है, ये बनता कैसे है, जिसमें मैं आपको प्रयोगशाला भी दी, उद्योगों में कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। इसके हाइड्राइड भी बता दिया हूँ। अगर आपको वो सब वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आएगा, उसमें सारी वीडियो अटैच है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जल क्या होता है, ठीक है। जल हम लोग, आप लोगों को पता ही है, जल ही जीवन है, मतलब जो हम लोग जल पीते हैं उसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जल बनता कैसे है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है जल का, वो होता है H2O। H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, ठीक है। जल जो है पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जल के बिना कुछ दिन तक तो जिंदा रह ही सकते हैं, ठीक है। फिर भी जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और जल के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे कि वर्षा से मिल जाती है हमको, जमीन के नीचे से यानी पृथ्वी तल के नीचे से, तालाब से, समुद्र से इत्यादि में जल भरपूर मात्रा में हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जल का जनरल जानकारी जो आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम इसके गुण देखेंगे, गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका स्ट्रक्चर, जल बनते कैसा है, ये सब आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है। जो हमको मिलता है इसका स्रोत, स्रोत देखा जाए तो नदी, तालाब, झरना, समुद्र इत्यादि, और भी बहुत सारे स्रोत है जिससे हमको जल मिल जाता है, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो नदी, तालाब, झरना, समुद्र है, इस सब का जो जल होता है वो हम लोग को पीने के लायक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कि कार्बोनेट या बहुत सारी अशुद्धियां, आप बोल लीजिए, बस बहुत सारी ऐसी अशुद्धियां होती है जो हमको डायरेक्टली उसको लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए इन सबों के पानी को हम लोग नहीं पीते हैं, ठीक है। पीते कौन सा है, तो वो पृथ्वी के नीचे का पानी, यानी कि पृथ्वी तल से जो पानी आता है, हैंडपंप, नल द्वारा, नल मतलब बोरिंग द्वारा, वो सब पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका गुण, जल के गुण, और उसमें किस कौन सा गुण देखना आपको, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था, तीन अवस्था कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड यानी कि ठोस में वो बर्फ के रूप में पाया जाता है जल, ठीक है। देखते हैं आप, जब जल रखेंगे फ्रिज में जमाने के लिए तो वो जम के वो बर्फ हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो वो पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था द्रव जो कि हम लोग पीते हैं यानी कि साधारण जल, ठीक है। और उसको जब हम लोग गर्म करेंगे, खौलाते जाएंगे तो कंडीशन ऐसा आता है कि जो वाष्प मतलब भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक है। और जब कुछ देर बाद छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक पूरा पानी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो वही तीसरा अवस्था गैस यानी कि वाष्प की अवस्था। तो जल जो होता है वो तीनों अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, और ये सिर्फ एक ही पदार्थ है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, वो है जल। ये ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए कि जल का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये द्रवनांक क्या है और क्वथनांक क्या है, अगर आपको उसकी पूरी स्टडी करनी है ना,
तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ कि द्वरनांक एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कोई पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और क्वथनांक एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कोई पदार्थ उबलना, जैसे हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर जाकर उबलने लगता है, इसलिए जल का जो है क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का द्वरनांक, जब हम लोग बर्फ जो पिघलना किस पे स्टार्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यही बोल रहा है कि जल का द्वरनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा कि द्वरनांक और क्वथनांक से क्या इसकी क्या कहना चाहता है, क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब तीसरा देखिए क्या बोला है कि जल एक विश्वव्यापी विलायक है। विश्वव्यापी विलायक का क्या मतलब है कि ये विश्व में, ठीक है। विलायक का पहले विलायक का मतलब समझिए कि जल एक विश्वव्यापी विलायक है। विलायक का मतलब कि अधिकांश चीजें इसमें घुल जाती है। विलायक मतलब ये किसी भी चीज को घोल लेता है। जैसे ये हमारा जल है, तो जल में जैसे हम नमक डाल दिए घुल जाएगा, चीनी डाल दिए घुल जाएगा, तो बहुत सी चीजें इसमें घुल जाती है जल में, तो ये विलायक कहलाता है, ठीक है। और जो इसमें डालते हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम नमक डाल दिए, ठीक है, चीनी डाल दिए, तो जो इसमें डाला जाता है घोलने के लिए, इसको हम लोग विलेय बोलते हैं। और जब विलेय विलायक में घुल जाता है तो ये जब शरबत बन जाएगा, जैसे चीनी और पानी घोल मिलकर शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत कहलाएगा विलयन, ठीक है। अगर विलेय विलायक और विलयन इसके बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आप जानिए कि विश्वव्यापी विलायक इसको क्यों बोला जाता है। विश्वव्यापी विलायक का मतलब कि विश्व भर में जल की कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। ये बहुत आसानी से, मतलब इसको कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, आप कहीं से भी जल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि जल एक विश्वव्यापी विलायक है, मतलब कि बहुत अच्छे और सस्ते, कोई खर्च नहीं में ये उपलब्ध हो जाता है और ये बहुत अच्छा विलायक, अधिकांश चीजें इसमें घुल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको विश्वव्यापी विलायक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एराइज भी होता है, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। आपका आंसर यही होगा कि यह विश्व भर में जल हमको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और अधिकांश चीजें इसमें घुल जाती है, इसलिए इसको विश्वव्यापी विलायक बोला जाता है। किसको? तो जल को, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि बहुत से द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, बहुत सारे द्रव हैं उनकी तुलना में जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा, उसमें चालकता एवं पृष्ठ तनाव उच्च होते हैं, मतलब कि ज्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण क्या क्या है, उसके बाद देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आप रासायनिक गुण क्या क्या है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें पहला बोल रहा है कि अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर H2 एवं O2 देता है। मतलब सीधा इसका मतलब है कि जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि 2H2O, मतलब ये जल है, जब इसमें हम लोग विद्युत दिए तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल या क्षार रहेगा उसकी उपस्थिति में जब हम लोग जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर H2 एवं O2 देता है, ठीक है। मतलब अलग अलग कर देता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि द्विधर्मी गुण। द्विधर्मी का मतलब आप नाम देखिए, द्विधर्मी का मतलब दो धर्म वाला। अब दो धर्म कौन कौन सा है? एक अम्ल का और दूसरा भस्म का, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि जल का आचरण द्विधर्मी यानी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह अपने से सबल अम्ल के साथ भस्म जैसा तथा अपने से सबल भस्म के साथ अम्ल जैसा आचरण प्रदर्शित करता है। मतलब कि क्या कि जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसके संग ये भस्म जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर यह स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसके संग यह एसिड के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि ये
अम्ल के साथ भी अम्ल के जैसा भी बिहेव करता है और भस्म से जैसा भी बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विधर्मी गुण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ जल है और जल जो है कि NH3 से अभिक्रिया किया। NH3 है क्या, ये भस्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा और बनाएगा NH4OH, जो है कि इससे प्लस और इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए H2S। H2S क्या है, अम्ल है, तो यहाँ पे ये भस्म की तरह बिहेव करेगा और दोनों मिलकर ये प्रोडक्ट बनाएगा H3O, मतलब कि इसको बोलते हैं प्लस, यहाँ पे H2S है ना, तो SHS। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, याद आता है तो बताते हैं आपको। ठीक है, इसको शायद हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा देखिए, जल बहुत से यौगिकों को जल अपघटित कर देता है। बहुत सारे ऐसे यौगिक है जिसको जल अपघटित कर देता है। ठीक है, जैसे कि देखिए CaO प्लस H2O। ठीक है, मिला तो CaOH2 बना दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार CuSO4 प्लस 2H2O मिलकर बना दिया CuOH2 प्लस H2SO4। ठीक है, तीसरा देख लीजिए Na2CO3 प्लस 2H2O मिलकर बना दिया 2NaOH प्लस H2CO3। अब देखिए क्या बोला है, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जल जो है बहुत से यौगिकों को अपघटित कर देता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे CuSO4 से यहाँ से SO4 टूट गया और ये बाहर हो गया और यह इसका OH इसमें आके जुड़ गया, तो CuOH बना दिया और टूटा हुआ SO4 इससे मिलकर H2SO4 बना दिया। अब यहाँ पे देखिए Na2CO3 है। ठीक है, यहाँ से CO3 निकलकर इससे H अटैच हो गया और Na2 और H इससे अटैच हो गया OH, तो 2NaOH हो गया और CO3 इससे अटैच हुआ तो H2CO3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, मतलब जो जल होता है वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है और नीचे है अवकारक गुण, यानी कि यह अवकारक की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि बहुत सी क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया में जल ऑक्सीकारक जैसा कार्य करता है। मतलब बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जल हो वो ऑक्सीकारक जैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 2Na प्लस 2H2O मिलकर बनेगा 2NaOH प्लस H2। अब आप इसमें बोलेंगे कि ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कैसे किया, तो ऑक्सीकारक का क्या मतलब होता है कि यहाँ से देख रहे हैं Na जो है यहाँ से O उठकर इसके पास अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं H2O ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है। अब अवकारक गुण देख लीजिए, तो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ अभिक्रिया में जल अवकारक जैसा आचरण करता है, मतलब बिहेव करता है। कब, जब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2F2, ये भी बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और प्लस 2H2O। ठीक है, मिलकर बनाया 4HF प्लस O2। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे अवकारक क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये अवकारक जैसा भी बिहेव करता है। अब हम उनको पढ़ना है कि जल की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जल जो हमारा है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना है। ठीक है, अब आप बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बीच का जो एंगल होता है वह 105 डिग्री होता है, मतलब 105 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसा रहता है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन, चूंकि जल जो होता है, अब जल एक मालिक्यूल H2O, मतलब एक तो रहेगा नहीं, कई लीटर कई हजार लीटर बहुत सारी मात्रा में रहती है। तो इसमें जो जल होता है ना, वो हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच होता जाएगा, जैसे कि ये HOH। ठीक है, फिर यहां से HOH, ऐसे ही जुड़ते जाता है। ठीक है, मैं जरा ऊपर कर दूं, देखिए ये HOH,
एक हाइड्रोजन, एक H2O, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही ये जुड़ते जाता है। ठीक है, आप एन का मतलब आप जितना जोड़ना चाहे उतना आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जल की संरचना। ठीक है, जल का जो फॉर्मूला होता है वह H2O होता है। इसकी संरचना में जो है कि O और दोनों साइड H रहता है। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है 105 डिग्री का होता है। जब जल, चूंकि एक मालिक्यूल जल का, तो हम करेंगे क्या, बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये HOH, H2 और O हो गया, H2 और O हो गया, H2 और O हो गया। इसमें कितने मालिक्यूल कुल जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जल क्या होता है, इसके स्रोत क्या है, इसके भौतिक रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और इसके गुण क्या क्या हैं। ठीक है, सॉरी, जल के गुण क्या क्या है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहे। थैंक यू।